प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये वाकया मुल्तान शहर का है और जिनके घरों में छोटे बच्चे बच्चियां हैं उनके वालिदैन ये वाकया लाजमी सुने और ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक शेयर करें और ऐसे लोगों के ऊपर पर्दा डालने की बजाय उनको बेनकाब करें। नाजरीन मोहतरम, ये वाकया हम आपको उसी डॉक्टर की जुबानी सुनाते हैं जिसके सामने ये वाकया पेश आया। मेरा नाम जैनब है। जिंदगी में मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए जिनके बारे में मैं बात करती हूँ, मगर ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की थी जिसकी उम्र अभी 12 साल थी, जिसने मुझे ना सिर्फ बहुत ज्यादा परेशान किया बल्कि सारी जिंदगी के लिए मुझे अपनी बच्चियों के लिए मोहतात कर दिया। सोमवार का दिन था जब कोई औरत अपनी 12 साल बच्ची को लेकर मेरे हॉस्पिटल आई। जब मेरी नजर उस बच्ची पर पड़ी तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई क्योंकि उस बच्ची का पेट गैर मामूली तौर पर बढ़ा हुआ था। जैसे ही मेरी नजर बच्ची पर पड़ी तो मैं समझी शायद इसे कोई बीमारी होगी या फिर शायद इसलिए पेट भरा हुआ हो या उसमें पानी जमा हो गया हो। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी माँ की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे और आंखों में आंसू थे। मैंने उसे पूछा, क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं और किस वजह से रो रही हैं? मेरी बात सुनते ही उसने अपनी इज्जत का दामन मेरे आगे फैला दिया। मैं जब ना समझी उसकी तरफ देखा तो उसने मेरे आगे अपने सर से चादर उतार कर मेरे कदमों में फैला दी और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, आपको अल्लाह का वास्ता मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। जब मैंने बच्ची की माँ की ये बातें सुनी तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। दरअसल वो बच्ची उम्मीद से थी और उस बच्ची की माँ कह रही थी कि मेरी इज्जत बचा लो ताकि किसी को भी कानो कान ये खबर ना हो सके। उसकी बच्ची उम्मीद से थी। मैं उसकी तरफ बेयकीनी से देखा और कहा कि पहले मैं इसका अल्ट्रासाउंड करूंगी। उस बच्ची की माँ तो चीख पड़ी, कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है, मेरी बच्ची प्रेग्नेंट है। कि आपको नजर नहीं आ रहा? आप तो डॉक्टर हैं, आप तो अच्छे तरीके से जान चुकी होंगी कि मेरी बेटी वाकई उम्मीद से है। डॉक्टर कहने लगी, लेकिन मुझे एक दफा आपकी बच्ची को चेकअप करना होगा, तभी मुझे मालूम पड़ेगा ये कैसे उम्मीद से हुई, क्या इसके साथ कोई जुल्म या ज्यादती हुई। उस लड़की की माँ बोली, नहीं, ये तो हम नहीं जानते जी, आप इससे ही पूछ लें। उस औरत ने नफरत बड़ी नजरों से अपनी बेटी को देखकर कहा, अगर ये बात इसके बाप को मालूम पड़ गई तो इसके साथ साथ मुझे भी जिंदा गाड़ देगा। मैं कहने लगी कि आपकी बेटी का इतना बड़ा पेट है, आपके शोहर को पहले नजर नहीं आया? मेरी बात सुनकर वो अपने चेहरे से आंसू साफ करते हुए बोली कि नहीं, वो तो यही समझते हैं कि मेरी बेटी को कोई बीमारी है या उसके पेट में पानी जमा हो गया है। वैसे भी मेरी बच्ची अभी मासूम और नेक है, ये तो अपने मोहल्ले में कुरान पढ़ने जाती है और छोटे बच्चों को भी कुरान पाक पढ़ाती है। मेरा मतलब है कि बाकी जो बच्चे जो इससे पीछे हैं वो उन सबको भी पढ़ाती है क्योंकि इसे कुरान मजीद बहुत अच्छे से याद है और उसी वजह से कोई मेरी बेटी पर तोहमत या गैर अखलाकी बात नहीं कर सका। और वैसे भी अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन हैं। आप ये ना सोचिएगा कि मैं उसकी माँ हूँ, उसकी तरफदारी कर रही हूँ, बल्कि बात ये है कि हमारे बच्चे बहुत ही नेक माहौल में पले बड़े हैं और हम उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। इसके स्कूल का माहौल भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर हर चीज की सहूलत मौजूद है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन बस क्या करें, आगे जो अल्लाह की मर्जी। ये कहकर उस औरत ने अपना सर झुका लिया और रोने लगी। तो फिर मुझे उस पर शक होने लगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि बिना किसी मर्द के या बिना ज्यादती के ये बच्ची उम्मीद से हो जाए। किसी ने कोई तो जुल्म किया होगा या फिर उसकी माँ से कोई लापरवाही हुई होगी, तभी तो इस मासूम बच्ची का ये हाल है। मैंने उस औरत से कहा कि आपको अपनी बच्ची का अल्ट्रासाउंड तो करवाना ही पड़ेगा, तभी तो मुझे मालूम होगा कि बच्ची को कौन सा महीना है। उसकी माँ अल्ट्रासाउंड करने पर राजी तो होगी। जैसे ही उसकी बेटी को मैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए अपने साथ दूसरे कमरे में ले गई तो उसकी माँ भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो औरत बच्ची को अकेले मेरे साथ नहीं भेजना चाहती। मैंने भी उस औरत को रोका नहीं, वो भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई। जैसे ही मैं उसकी बेटी का अल्ट्रासाउंड करने लगी तो स्क्रीन पर नजर धारे वो भी देखने लगी। डॉक्टर साहिबा, क्या ख्याल है, फिर आपका कोई उम्मीद है? मेरा मतलब मेरी बेटी की इज्जत तो बच जाएगी।
डॉक्टर ने कहा, देखो मोहतरमा, आप इज्जत और बेइज्जती की बात तो ना ही करें। वैसे भी ये छोटी बच्ची है और वैसे भी जब उस पर कोई गुनाह नहीं किया तो आप ख्वामख्वाह ही एक चीज उसके सर पर क्यों थोप रही हैं? क्योंकि छोटी बच्चियों को तो ऐसे मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आपको खुद ही अपने बेटी के माहौल के इर्द गिर्द की खबर रखनी होगी। आपको मालूम करना होगा ये किसके साथ खेलती है और कहाँ आती जाती है, आपके घर कौन आता है और ये कहाँ रहती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी बेटी की सेहत पर तवज्जो देनी होगी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आते ही आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी बेटी के साथ क्या मामलात हैं। फिर मैंने उस औरत को आधे घंटे का वक्त दिया। मैं उसी सोच विचार में रही कि मैं उस औरत को क्या जवाब दूं। कहीं ये मेरी किसी बात का बुरा ना मान जाए या अपनी बेटी को मारना पीटना शुरू ना कर दे। मैंने उस औरत को बड़े प्यार और तवज्जो से बात की कि देखो मोहतरमा, आपकी बेटी बहुत ही नाजुक मरहले से गुजर रही है। उसकी कंडीशन में उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए आपको इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। अगर आप इसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखेंगी तभी इसकी जिंदगी आसान होगी। वैसे भी आप इसकी माँ हैं, कोई दुश्मन तो नहीं जो आप इसके साथ इतना बुरा सलूक करोगी। आपकी बेटी उम्मीद से है और ऐसे में अगर इसे कोई भी दवा दूंगी तो हो सकता है जो जिंदगी भर के लिए कभी माँ न बन पाए। तो इस मौका पर हम इस बच्चे को जाया नहीं कर सकते। आप ऐसा करें, इस बच्ची को अपने साथ ले जाएं और उसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। उसका बच्चा पैदा होने दे, गैर कानूनी काम भी नहीं करना चाहिए और वैसे भी इस पर तो किया ही नहीं जा सकता। एक तो उस बच्ची की उम्र भी कम है, दूसरा उसकी सूरत हाल बहुत नाजुक है। मैंने उस औरत को ये बात बोलकर मुतमईन तो कर दिया था, लेकिन वो औरत फिर से रोने लगी और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, आप जो बात कह रही हैं वो बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर मैं अपनी बच्ची को अपने साथ घर ले भी गई तो बच्चा पैदा होते ही ये जमीन में जिंदा गाड़ दी जाएगी। आप खुद एक दफा मेरी जगह पर रख कर देखें। अगर आपकी बेटी इस तरह उम्मीद से होती तो क्या आपका शोहर कभी आपको माफ करता? सारी बातें तो बच्ची की माँ पर आती हैं, उसकी तलीमो तरबियत पर आती हैं। मैं ऐसी हालत में इसे अपने घर नहीं ले जा सकती। आपके पास कोई ना कोई तो उस बात का हल जरूर होगा, वरना तो अपनी बेटी को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं। मैं उस औरत से कहने लगी, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ जाएंगी? आपकी बच्ची के पास आपके अलावा सहारा कौन है? इस वक्त उसे आपकी सख्त जरूरत है। वो कहने लगी कि देखो डॉक्टर साहिबा, ये बात मैं नहीं जानती। अगर आपके पास कोई हल है तो बता दें, क्योंकि ये बच्ची खुद तो मौत के मुंह में जाएगी और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाएगी। बेहतर है कि आप इसका कोई इलाज कर दें। ये बातें सुनकर बच्ची दारोकतार रोने लगी। तब मैंने बच्ची की माँ को एक मशवरा दिया। मैंने उस औरत को कहा, अगर आप इस बच्ची को मेरे क्लिनिक पर रहने दे तो बच्चा पैदा होने तक उसे घर न लेकर जाओ। तो क्या ये मुमकिन है? तो उसने झट से कहा, हाँ हाँ ऐसा मुमकिन है। मैं अपने शोहर को कह दूंगी कि मैंने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर बेचा है। और मुझसे पूछने लगी, आप इस काम के लिए कितने पैसे लेंगे? वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस छोटी मासूम बच्ची पर तरस खाकर आपको कह रही हूँ। वैसे भी मेरे घर पर रात के वक्त कोई नहीं आता जाता, इधर तो बस मैं ही होती हूँ, तो मैं उसका खूब अच्छे से ख्याल रखूंगी और बाकी के वक्त अपने साथ घर ले जाया करूंगी। आपको अगर यकीन है तो अपनी बच्ची को मेरे पास छोड़कर वापस अपने घर चली जाओ। उस बच्ची की माँ को और क्या चाहिए था, वो तो पहले ही बड़ी परेशान और मजबूर थी। कहने लगी कि ठीक है, मैं इसे जहाँ पर छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी माँ की जाने के बाद मैंने उस बच्ची को बड़े प्यार से पूछा, बेटा क्या तुम स्कूल जाती हो? उसने मुझे मासूमियत से सारी बात बता दी। मेरा शक था कि शायद स्कूल में किसी जालिम ने उसके साथ ऐसी हरकत की हो जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। बच्ची ने मुझे ऐसी कोई बात न बताई, हालांकि वो बच्ची डरी हुई भी नहीं थी। लगता ही नहीं था कि उस बच्ची को इल्म हो कि उसके साथ क्या हुआ है और कब हुआ है और किसने किया है। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बड़े ही मासूमियत से कहने लगी कि डॉक्टर साहिबा, क्या मेरे भी बच्चे होंगे और मैं मामा बन जाऊंगी? मैंने उसे कहा कि हाँ बेटा, तुम मामा तो बन जाओगी, मगर तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। उछल कूद बिल्कुल भी नहीं करनी। अपने लिए दुआ करो और याद करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे साथ कभी किसी ने गैर मामूली रवैया रखा हो तो बेटा मुझे सच सच बता दो। लेकिन उसने नफी में सर हिला दिया और बोली, मेरे साथ तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं उसकी बातें तो समझ रही थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अगले रोज उस बच्ची की माँ उससे मिलने आई और उसके पास हलवा और बहुत ज्यादा खुशक चीजें थी जो उसने अपनी बच्ची को दी।
मैं ने वो सारी चीजें क्लिनिक में रख दी और उस बच्ची की माँ कहने लगी कि मैं अपनी बेटी को मिलने के लिए आती रहूंगी। बच्ची भी अपनी माँ को याद करती थी, मगर शायद वो परेशान भी थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब मैंने उस बच्ची को अपने क्लिनिक पर रख लिया क्योंकि उसके दिन करीब आ रहे थे और मुझे अंदर ही अंदर एक परेशानी खाई जा रही थी, कहीं इस बच्ची का केस गैर मामूली सूरत हाल इख्तियार न कर जाए, क्योंकि मैंने उसकी माँ को यही कहा था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी बच्ची का केस मेरे हाथ में है, मैंने तो उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी और ना ही इसके मुस्तकबिल पर कोई आंच आने दूंगी। खैर, विलादत के दिन उसने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। उसके बच्चों को कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता क्योंकि उसके बच्चे बहुत खूबसूरत थे। मैंने जैसे ही उसके बच्चों को देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही क्योंकि वो दोनों जुड़वा बच्चे थे। मैंने आज तक अपने ऐसे केस में कभी नहीं देखा था। उस बच्ची की सेहत बहुत खराब, मैं उसे सीधा अस्पताल से घर ले गई। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत तरस आ रहा था। मैंने उस बच्ची को फिर से दोबारा पोषने की कोशिश की, लेकिन उस बच्ची को कुछ याद नहीं था। बहरहाल वो बच्चे तो उसी के थे। मैंने उसको सबके यहाँ सख्ती से मना कर दिया कि घर में ये बात किसी को ना बताए। मैंने बच्ची की माँ को भी बता दिया कि आपकी बेटी के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। मैंने किसी बेऔलाद जोड़े को दे दिए। अब आपको अपनी और बच्ची के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। बच्ची की माँ ये बातें सुनकर अपनी तरफ से बेफिक्र हो गई। उसकी माँ ने मुझे हजारों रुपए दिए और बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैंने अपने शोहर को बस यही बताया है कि मैं अपनी बेटी को उसके खाला के घर छोड़ आई हूँ और वैसे भी वो अपने बच्चों की ज्यादा खैर खबर नहीं रखता, लेकिन उसे उन सब हकीकत का पता चल जाता तो न जाने हमारे घर कौन सी क़यामत टूट पड़ती। ये कहकर वो औरत चली गई। न जाने मुझे इसकी बेटी क्यों बार बार याद आ रही थी। मुझे ऐसा क्यों महसूस होता था कि जैसे उसकी बेटी मुझे कुछ बताना चाहती थी। बच्ची के जाने के बाद मेरे कमरे में मौजूद एक नर्स ने मुझसे एक अजीब सा सवाल पूछा। बोली, आपको नहीं लगता कि बच्ची की माँ का रवैया कुछ मशकूक था? मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन उसकी बातों से मैंने सर झटक दिया। ज्यादा फालतू की बातों मैं नहीं पढ़ना चाहती थी। वैसे भी ये केस में अपने जहन से भुला चुकी थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरे जहनो गुमान में भी नहीं था कि उस बच्ची को दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा और मुझे दोबारा से उस बच्ची को देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो उन लोगों के ऊपर से ये मुसीबत टल चुकी थी जो उनके ऊपर आई थी। मुझे तो इस बात का पूरा यकीन था कि वो माँ अब अपनी बेटी का मुकम्मल ख्याल रखेगी और वो अपनी बेटी को कभी भी बाहर जाने की इजाजत नहीं देगी। न सिर्फ ये कि बल्कि अपनी बेटी की हर हरकत पर नजर रखेगी, बल्कि उसके मिलने जुलने वालों पर भी खास ध्यान रखेगी। मैंने तो बस यही सोचा था कि ये आखिरी और पहला वाकया होगा जो उस बच्ची के साथ पेश आया, मगर फिर एक दिन वो हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन कोई 7 से 8 महीने गुजरे थे कि वो बच्ची और उसकी माँ दोबारा आ गई। उस बच्ची ने अपने ऊपर बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी। बच्ची का कद भी काफी लंबा हो चुका था। मैं समझी कि शायद कोई दूसरा मसला है जिसके लिए वो मुझसे बात करने के लिए मेरे पास आई है, मगर उसने आते ही मेरे सर पर पहाड़ों के पहाड़ तोड़ दिए। मैंने पूछा कि दोबारा आना खैर है? कहने लगी, मेरी बच्ची पर दोबारा से वही अलामतें जाहिर हो रही हैं। मैंने पूछा, कैसी अलामतें? तो लड़की की वालिदा ने फिर से रोने लगी। उसकी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और कहने लगी, उसके साथ फिर से दोबारा वही हो चुका है। उसके लिए वो पहले मेरे पास आई थी। मुझे तो देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर कैसे एक छोटी सी बच्ची कितने बड़े हादसे से बार बार गुजर रही है और दूसरी तरफ उसकी माँ को अपनी बेटी के बारे में कुछ खबर ही नहीं और ना ही लड़की को कुछ मालूम है। मैंने कहा कि अब ये कैसे हो गया? आपने तो कहा था कि आपकी बेटी के इर्द गिर्द ऐसा कोई इंसान नहीं जो इस तरह की हरकत कर सके, तो फिर ये क्या है? लड़की की माँ रोते हुए बोली कि डॉक्टर साहिबा, मुझे तो खुद इस बारे में नहीं पता। जब से मैंने अपनी बेटी में पहले वाली अलामत देखी तो कम से कम मेरी बच्ची के टेस्ट करके तो मालूम कर सके कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत, क्योंकि अभी तक मैंने उसका और कहीं से टेस्ट नहीं करवाया। क्योंकि आप मेरे हालात से वाकिफ हैं, मैं इसलिए अपनी बच्ची को आपके पास लाई हूँ। खुदा के लिए चेक करके बताएं कि मैं जो कुछ सोच रही हूँ वो सही है या गलत। अल्लाह करे मैं जो सोच रही हूँ वो सब झूठ ही निकले, वरना अब तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि आप परेशान ना हो, आप पहले बच्ची के टेस्ट तो करने दें। जब तक आपकी बच्ची के टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आप कोई अंदाजा न करें। मगर जब मैं अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में लेकर गई तो अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर नजर पड़ते ही मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दोबारा से वही सब कुछ हो जाएगा। मैंने लड़की की माँ को भी सच
सच बता दिया। कहने लगी, डॉक्टर साहिबा ऐसा मत कहें, कह दें कि ये झूठ है। डॉक्टर साहिबा मैं सच कहती हूँ, कुरान मजीद पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में आपको जो कुछ भी बताया था सब कुछ सही था। मैं उसके बारे में किसी मुजरम को नहीं जानती। बेशक आप मुझ पर शक करती होंगी कि ये किस तरह की माँ है जो अपनी बेटी के बारे में इतनी बात भी नहीं जान सकती। मुझे वाकई नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मैंने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मामला अब दवाइयों से ठीक हो जाएगा। अब आपको परेशानी नहीं होगी जो पहले हुई थी, मगर बार बार ऐसे मामले से आपकी बेटी की सेहत गिरती जाएगी। और आपको भी पता है कि इसकी सेहत कैसी है। एक तो उसकी कम उम्री, दूसरा बहुत ज्यादा कमजोर है। आपको इसका ख्याल रखना होगा। मेरी बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी, बिल्कुल ठीक है, इसका मैं ख्याल तो जरूर रखूंगी, बस आप मुझे दवाइयाँ दे दें और मुझे बता दें कि मेरी बेटी का मुजरम आखिरकार कौन है। वो अपना सर पकड़कर रोने लगी। मैंने कहा, देखो मोहतरमा, उस बात का मुझे नहीं मालूम कि किसने क्या किया है। मैंने आपकी बेटी पर हर हरबा आजमाया है और पूछने की कोशिश की है क्या उसकी नजर में कोई मुजरिम है, लेकिन उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। बोली, मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही मुझे ऐसा शख्स नजर आया जिसने मेरी तरफ बुरी नजर से देखा हो या मुझे हाथ लगाने की कोशिश हो। वो सब कुछ अचानक हो जाता है। मैं इस मामले में कुछ नहीं जानती। बच्ची की बात सुनकर मैं बहुत हैरान थी। मैंने सोचा कि शायद इस बच्ची के साथ ये आखिरी वारदात होगी, अब उसके साथ ऐसा कोई मामला नहीं होगा। लेकिन इस मामले को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, यानी 2 से 3 महीने हुए होंगे कि वो औरत फिर से अपनी बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक पर आ गई। इस बार तो मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा जानबूझकर ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बच्ची उम्मीद से और उसकी माँ और बच्ची को कुछ खबर ना हो। इस बार तो मैंने अल्ट्रासाउंड करने की जहमत नहीं की और बस कुछ दवाइयाँ लिख दी, मगर उस बच्ची की माँ बहुत परेशान थी और उसके हाथ पांव कांप रहे थे और बोली कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, अगर मेरी बच्ची के साथ दोबारा फिर से यही हो गया तो मैं क्या करूंगी। तो मैंने सख्त लहजे से कहा, ये मोहतरमा, इस जमाने में कोई भी बेवकूफ नहीं है जितना आप मुझे समझ रही हैं। आपकी बच्ची के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका मुजरम यकीनन आपके घर पर मौजूद है। या तो आपने दूसरी शादी कर रखी है कि आपका शोहर इस बच्ची का सुतेला बाप है, या तो फिर कोई और मामला है जो आप मुझे बता नहीं रही। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपनी बच्ची की हिफाजत करें, हर वक्त उसके साथ मौजूद रहें। अगर आप उस पर नजर रखती तो दोबारा कोई ऐसा अगर आप उस पर नजर रखती हैं तो दोबारा कोई ऐसा मामला पेश न आता। उस बच्ची की माँ बोली, यकीन करें मैं ऐसा ही करती हूँ। वो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती है, सिर्फ शाम को पढ़ने के लिए भेज देती हूँ, उसके अलावा हर वक्त ये मेरी नजरों के सामने होती है। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसी उम्र की एक और बच्ची अपनी माँ के साथ मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई। उसने मुझे देखते ही कहा कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है और अकेले में करनी है। ये लोग एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते थे। मैंने देखा उस औरत के साथ भी कोई 12-13 साल की बच्ची थी और साथ ही वो खुद भी परेशान खड़ी थी, आंखों से आंसू छलक रहे थे। मैंने उसे देखते ही महसूस कर लिया कि इसका भी वही मामला है और यही बात है। मैंने पहले वाली औरत को उसके घर पर भेज दिया और दूसरी की तरफ आ गई। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और देखा कि उस बच्ची की भी किसी पेट के दर्द में मुब्तला थी। कहने लगी कि मुझे अपनी बेटी के पेट के दर्द की बहुत फिक्र है, उसके साथ बहुत ही अजीब किस्म के मामलात हो रहे हैं जो सिर्फ शादीशुदा औरतों के होते हैं। मैंने जैसे इस बच्ची की तरफ देखा, हुलिया देखकर समझ गई कि इस बच्ची के साथ भी पहले वाली बच्ची जैसा मामला है। मैंने अल्ट्रासाउंड करने के लिए कमरे में भेजा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते ही मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। मैंने उसकी माँ को हर बात सच सच बता दी कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई और बोली, मुझे तो समझ नहीं आता ये कैसे मुमकिन है। मैंने उसे पहली वाली बच्ची के बारे में बता दिया, क्योंकि माओ को उस बारे में सोचने की जरूरत थी। मुझे ये सूरत-ए-हाल बर्दाश्त न हुई। मैंने फौरन से इस बच्ची के हवाले से पुलिस के साथ राब्ता किया और तमाम तर किस्सा सुना दिया। खुशकिस्मती से वो बहुत ही नेक थानेदार था जिसने सारे मामले की पड़ताल की, बहुत राजदारी से की थी। सबसे पहले उसने आम लिबास पहनकर लेडीज पुलिस की मदद से बच्चों के स्कूल का पता लगवाया। मालूम हुआ कि वो दोनों बच्चियां एक ही मोहल्ले की थी और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल में बहुत अच्छी तरह की जांचबीन की गई थी, लेकिन कोई भी ऐसी मशकूक चीज नहीं मिली। बहुत अच्छी तरह छानबीन की गई। फिर जब पुलिस ने बच्चियों के मोहल्ले में छानबीन की तो एक शख्स पर शक
हुआ, जिसका नाम लेते हुए पुलिस वालों को भी अपना खतरा था। फिर उनको जान से ही मार दिया जाएगा। एक ऐसा शख्स जिन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती थी, क्योंकि पूरा मोहल्ला उनकी गवाही और तरफदारी करने के लिए खड़ा हो जाता। वो कोई और नहीं, उस मोहल्ले का मस्जिद का इमाम था। वो मौलवी 10 साल से उस मस्जिद का इमाम था और मस्जिद के साथ वाले घर में रहता था। नमाज रोजे का पाबंद, हर वक्त हाथ में तस्बीह पकड़े जिक्र इलाही में मशगूल रहता। उस शख्स पर कोई इल्जाम तो दूर की बात थी, शक करने के भी तैयार न थे। मोहल्ले के सब बच्चों को वो बगैर किसी लालच और मुआवजे के कुरान मजीद पढ़ाता था। लड़के तो मस्जिद के सहन और बरामदे में पढ़ते थे, लेकिन लड़कियों को उसकी बीवी अपने घर में बापर्दा माहौल में तालीम देती। लेकिन कोई तकरीबन 4 साल पहले उसकी बीवी अपने बच्चों को लेकर कहीं चली गई और अचानक गायब हो गई। मौलवी साहब ने बताया कि वो खुदा खौफी में चुप थे और अल्लाह के डर से अपनी बदकार बीवी की पर्दा पोशी करते थे, वरना उसकी बीवी ने गैर मर्दों से तल्लक कायम कर रखे थे और वो अपने किसी यार के साथ भाग गई। फिर क्या था, मोहल्ले वालों की नजर में मौलवी साहब की इज्जत और बढ़ गई। मोहल्ले में किसी का भी बच्चा बीमार होता तो वो मौलवी साहब से दम करवाते। सारे मोहल्ले वाले मौलवी साहब को बारी बारी रोजाना खाना भेज देते। दूसरी जानब पुलिस ने अपनी तशवीश शुरू कर दी तो पता चला कि मोहल्ले की बच्चियां जो पहले मौलवी साहब की बीवी से कुरान पढ़ती थी, तो पता चला कि मौलवी साहब खुद अपने घर में बापर्दा माहौल में उन बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ाते हैं और अक्सर बच्चियों को कुछ न कुछ खाने पीने को भी देते हैं। पुलिस ने बहुत ही खुफिया अंदाज में जब मौलवी साहब के घर की तलाशी ली तो ऐसे इंकशाफ जाहिर हुए कि ऐसी ऐसी चीजें जाहिर हुई, सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसी दरिंदगी के खुदा की पनाह, वही मौलवी साहब जिसे लोगों का वली समझते थे, उसके घर से भारी मिकदार में नशा और अद्वियात मिली। पुलिस ने फौरन मौलवी साहब को गिरफ्तार कर लिया और अपनी रवायती अंदाज में छानबीन की तो मौलवी साहब ने तोते की तरह अपने जुर्म को कबूल कर लिया और अपनी दास्तान सुनाई कि ये बच्चियों को मिठाई और चॉकलेट में नशावर चीजें मिला कर देते थे, बच्चियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते थे। उन मासूम बच्चियों को तो पता भी नहीं होता था कि उनकी जिंदगी जहन्नम बना चुका है। उनके वालिदैन जिस मौलवी को वली अल्लाह समझते थे, वही दरअसल एक अबलीस था। बाद में ये बात भी पता चली कि मौलवी साहब की बीवी एक बहुत ही नेक औरत थी। उसको मौलवी ने मार पीट कर खुद रात के अंधेरे में बच्चों समेत घर से निकाल दिया। नाज़रीन मोहतरम, आप सब से गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चों पर कड़ी से कड़ी नजर रखें। जिन लोगों पर हम बहुत ज्यादा इतबार करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और अपने बच्चों के मामले में कभी भी किसी पर यकीन न करें। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जब आपका बच्चा 10 साल का हो जाए तो इसका बिस्तर बाकी बच्चों से अलग कर दे। प्यारे दोस्तों, शरीयत हमें खुद बताती है कि जब बच्चा 12 साल का हो जाए तो आपस में बहन और भाई एक चारपाई पर बैठा ना करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें और ऐसे दरिंदों से हमेशा बचा कर रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।